chapter of Science and Technology, Standard 9. The first chapter may be Laws of Motion. I am not sure about the name of the chapter because I don't have any textbook now. But I am remembering that the name of the chapter is Laws of Motion. This is the first chapter of our 9th class. Laws of motion. In this chapter, first we will see what is motion. In detail about motion we studied in 8th standard. हमने ये 8th में या 7th में स्टडी किया हो, आप इससे फैमिलियर होंगे कि मोशन क्या है। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, हम मोशन को देखेंगे कि मोशन किसे कहा जाता है और यहाँ इस चैप्टर में हमें लॉज ऑफ मोशन की स्टडी करना है। मोशन के नियम, गति के नियम। इसमें सबसे पहले अब हम देखेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे मोशन क्या रहता है। A body is said to be in motion if it changes its position with respect to the surrounding. हम बॉडी को मोशन में तभी कह सकते हैं जब वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कंटीन्यूअसली चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कंटीन्यूअसली चेंज करता है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में अपीयर होता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर आपके लिए मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पोजीशन पर स्टेडी हूँ। इट मींस के सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मैं अभी रेस्ट में हूँ, लेकिन मैं मोशन में हूँ। ये आप तब कहोगे जब मैं अपनी पोजीशन को कंटीन्यूअसली चेंज करता रहूंगा। देखो मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अपनी पोजीशन कंटीन्यूअसली चेंज कर रहा हूँ। तो मैं अपनी पोजीशन को जब तक कंटीन्यूअसली चेंज करता रहूंगा तब तक मैं आपके लिए मोशन में रहूंगा, अदरवाइज रेस्ट में रहूंगा। अभी कैसा क्लियर हो रहा हूं मैं? हाँ, रेस्ट में। अब मोशन में कब रहूंगा? जब मैं अपनी पोजीशन को कंटीन्यूअसली चेंज करता रहूंगा तब मैं मोशन में रहूंगा। इसीलिए हम मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं? A body is said to be in motion. A body is said to be in motion if it changes its position continuously with respect to the surrounding. I repeat it. A body is said to be in motion if it changes its position with respect to the surrounding. Understand? So you must write this definition of the motion first. राइट डाउन करने के बाद में हम आगे देखेंगे। अब देखो, अभी मोशन, जनरली मोशन की डिफरेंट टाइप से हम मोशन को क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक क्लासिफिकेशन की मेथड है परसीवेबल मोशन एंड अनपरसीवेबल मोशन। तो हमें अपने अराउंड में दो टाइप का मोशन मिलता है, एक परसीवेबल और एक अनपरसीवेबल। अब परसीवेबल किसे कहेंगे हम? जो हमें परसीव होता है, जिसका अनुमान हम लगाते हैं, जिसका अनुमान हमें लग जाता है, ऐसा जो मोशन है दैट मोशन इज परसीवेबल। अब कंसीडर करो परसीवेबल में मोशन का एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। वी आर स्टैंडिंग अराउंड द रोड साइड, देन अ कार इज मूविंग, अ कार इज रनिंग वेरी फास्ट ऑन द रोड। अगर कोई कार आपके सामने अगर रनिंग करते हुए दिखाई देगी तो कार आपके लिए कैसे रहेगी? मोशन में। कार का मोशन आप परसीव कर पा रहे हो? आप परसीव कर पाते हैं, हमें दिखाई देता है कि ये कार मोशन में है। हम इजीली जज कर लेते हैं उसे कि कार मोशन में है। कार का मोशन हमें जज हो जाता है इसीलिए कार का मोशन परसीवेबल मोशन। लेकिन हमारे अर्थ में मोशन है, हमारी अर्थ मोशन में है। अर्थ सन के राउंड में रिवॉल्व हो रही है और अर्थ अपने एक्सिस के राउंड में रोटेट भी होती है। अर्थ में मोशन है। 1500 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ आवर अर्थ। हमारे सन के राउंड में अर्थ का जो मोशन है, इस मोशन की स्पीड है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। इतनी हाई स्पीड है, लेकिन क्या अर्थ की स्पीड हमें परसीव होती है? नहीं। ये हमें वैज्ञानिकों ने बताया
अर्थ का मोशन हमें कई सालों तक परसीव नहीं हुआ, कई सालों तक परसीव नहीं हो पाया। और आज हमें ये पता है कि अर्थ में मोशन है, तो इट मींस कि ये जो मोशन है ये अनपरसीवेबल है। हमारे बॉडी के अंदर में जो कैपिलरीज रहती है, कैपिलरीज से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड भी मोशन में है, लेकिन क्या हम परसीव कर पाते हैं कि ब्लड मोशन में है या नहीं है? नहीं परसीव होता है। तो ये जो मोशन है इसे अनपरसीवेबल मोशन बोला जाता है। इट मींस कि हमारे अराउंड में हमें दो टाइप के मोशन दिखाई देते हैं, एक है परसीवेबल मोशन और दूसरा आता है अनपरसीवेबल मोशन। बर्ड की फ्लाइंग परसीवेबल, एरोप्लेन की फ्लाइंग परसीवेबल, अंडरस्टैंड? ब्लड का सर्कुलेशन अनपरसीवेबल, और प्लांट में जो मोशन रहता है लोकोमोशन ये भी अनपरसीवेबल रहता है। हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अनपरसीवेबल, अर्थ और अदर प्लैनेट में जो मोशन है ये भी अनपरसीवेबल रहता है। तो इस तरह से आपको दो टाइप के मोशन मिलेंगे। ये सब हमने स्टडी कर लिया है ऑलरेडी 8th में, 7th में। 7 में आपने मोशन और टाइप ऑफ मोशन देखा है, शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपको उसको रिवाइज करना है, देखना है 7 की बुक के अंदर में मोशन में हमने और क्या-क्या डिटेल स्टडी प्राप्त की। फिलहाल हमें 9th स्टैंडर्ड के अंदर में मोशन से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करना है। तो कौन-कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? नंबर 1 डिस्टेंस, किससे रिलेटेड है? मोशन से। तो मोशन से रिलेटेड जो क्वांटिटीज आती है इनकी स्टडी करना है। अगर बॉडी में मोशन रहेगा तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। कौन सी क्वांटिटी आ गई? डिस्टेंस वाली क्वांटिटी। किससे रिलेटेड है? मोशन से। मोशन है तो डिस्टेंस है, और अगर डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है तो स्पीड है, स्पीड है तो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी अगर रहेगी तो एक्सीलरेशन भी है। इस तरह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं रहता है तो उसमें बहुत सारी क्वांटिटीज आपको नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन को अक्वायर करता है तो अक्वायर करने के बाद में सो मेनी फिजिकल क्वांटिटी उसके साथ एसोसिएट हो जाती है। मोशन आया ऑब्जेक्ट में तो डिस्टेंस आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, स्पीड आएगी, वेलोसिटी आएगी, एक्सीलरेशन आएगा, मोमेंटम आएगा, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो इन्हीं क्वांटिटी में से कुछ क्वांटिटी हमें 9th स्टैंडर्ड के इस चैप्टर में स्टडी करना है, लॉज ऑफ मोशन में। तो आज हमारी सबसे पहली क्वांटिटीज आती है 1 मिनट, मोशन से रिलेटेड है, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को देखेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। So what is distance? इसे कहा जाता है डिस्टेंस। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से स्टार्ट हुआ, ए से बी पर गया और बी से सी पर पहुंच रहा है। ए बी सी, ए से बी तक की जो लेंथ है ये 4 मीटर, बी से सी तक की लेंथ 3 मीटर। तो ऑब्जेक्ट ने टोटल कितनी लेंथ को कवर किया है? पहले ए से बी पर गया 4 मीटर की लेंथ, बी से सी पर पहुंच रहा है 3 मीटर की लेंथ। इट मींस टोटल कितनी लेंथ कवर हुई है? 7 मीटर। कितना मीटर? 7 मीटर। ये जो टोटल लेंथ रहती है, द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस covered by an object. So what is distance? Distance are the total length. Distance are the total length covered by an object. The total length, the length of total path covered by an object is called as distance. So how can we define distance? Length of total path. Length of total path covered by an object is called as distance. तो यहाँ distance कितना कवर हो रहा है? डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो लेंथ ले रहे हैं हमें, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टोटल पाथ, लेंथ ऑफ ए टू बी प्लस
length of B to C. Length of AB 4 meter and length of BC 3 meter. It means how much length covered? 7 meter. So how much distance? 7 meter is the distance covered by this object. तो इस तरह से हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ता है. So what is distance? Distance are the length of total path. Length of total path covered by an object is called as distance. Understand? अब हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है. डिस्प्लेसमेंट. अब देखो हमें डिस्प्लेसमेंट किससे बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट. देखो अभी ऑब्जेक्ट इनिशियली ए पर है, ए से बी पर गई और फाइनली कहां पर पहुंची है? सी पर. इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक की जो शॉर्टेस्ट पाथ रहती है, इस शॉर्टेस्ट पाथ की जो लेंथ है, दैट लेंथ इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट में हमें ये देखना पड़ता है कि इनिशियल पोजीशन से ऑब्जेक्ट कहां पर है. इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी है? इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ रहती है, इस पाथ की जो लेंथ रहती है, दैट लेंथ इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट. इट मींस ऑब्जेक्ट ए पर था इनिशियली, फाइनली सी पर है, तो ए से सी तक का हमने एक शॉर्टेस्ट पाथ ड्रॉ किया और इसकी जो लेंथ रहेगी, इस लेंथ को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट. तो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस तो 7 मीटर का कवर किया, लेकिन क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट भी 7 मीटर है? नहीं है. कितना रह सकता है? इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर दो साइड की लेंथ हमें पता है और तीसरे साइड की लेंथ कैलकुलेट करना है, तो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं. अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया हमने, तो आपको पता ही है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. कितना हो जाएगा? AB हमारा 4 है, 4 स्क्वायर प्लस BC हमारा 3 है, 3 स्क्वायर 16 प्लस 9. सो हाउ मच? 25. और इसका स्क्वायर निकाल लिया हमने. निकालने के बाद में हमें 5 मिलेगा. इट मींस दैट 5 मीटर इज द लेंथ ऑफ दिस पाथ. इस पाथ की AC पाथ की लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 मीटर. इट मींस कि डिस्प्लेसमेंट क्या है ये? इट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ. लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ. कौन सी है लेंथ? शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी इसमें? AC. लेंथ AC. और AC की लेंथ कितनी मिल रही है हमें? 5 मीटर. सो हाउ मच डिस्प्लेसमेंट टेकिंग प्लेस हियर? 5 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट टेकिंग प्लेस इन दिस एग्जांपल. तो इस तरह से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक डिफरेंस देखने को मिलेगा. वंस अगेन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ टोटल पाथ. लेंथ ऑफ टोटल पाथ and displacement is the length of shortest path. Distance, length of total path. ऑब्जेक्ट जिस पाथ को कवर कर रहा है, उस पाथ की जो टोटल लेंथ है, that length is called as the distance. And displacement is the length of shortest path. तो यहाँ हमने देखा ऑब्जेक्ट A से B पर गया, B से C पर गया. इट मींस ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल पाथ कौन सी कवर किया है? A से लेकर B तक और B से लेकर C तक की एक्चुअल पाथ को कवर किया है. तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस. इसीलिए यहाँ डिस्टेंस कितना मिला हमें? 7 मीटर. एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ. तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ रहती है, इसकी जो लेंथ रहती है, इसी लेंथ के मेजरमेंट को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट. सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. सो इन दिस एग्जांपल 5 meter is the displacement. So in this way the distance appear, the difference appear between distance and displacement. अब आता है इनके बीच का दूसरा डिफरेंस. पहला डिफरेंस तो ये है कि डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है. डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. और हमें पता है कि स्केलर किसे कहा जाता है?
डिस्टेंस स्केलर है और वेक्टर क्या कहेंगे इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है तो डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट ए पर है और सी पर डिस्प्लेस हुआ, हमने मैग्नीट्यूड बताया कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर इतना डिस्प्लेस हुआ है, लेकिन अगर कंप्लीटली बताना है उसका लोकेशन अगर हमें देना है, हमें डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीटली बताना है तो हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो यहाँ कौन सी डायरेक्शन मिलेंगी हमें? अगर कंसीडर करो ये नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज साउथ डायरेक्शन, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है अगर ऑब्जेक्ट ए पर यहाँ पर है, ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी। इसीलिए यहाँ अगर हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है तो हम कंप्लीटली कैसा बताएंगे डिस्प्लेसमेंट को? ऑब्जेक्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। ऑब्जेक्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट को यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। सो हाउ मच द डिस्प्लेसमेंट? The displacement is 5 meter in the northeast direction. In the northeast direction. So ये second point भी आपको ध्यान में रखना है, स्केलर और वेक्टर के बीच डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब दोनों में सिमिलैरिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का यूनिट सेम रहता है। इनका यूनिट सेम है, इनका MKS यूनिट सेम है, CGS यूनिट सेम है, इनके यूनिट सेम है। क्या है इनके यूनिट? इसका SI यूनिट MKS यूनिट रहता है मीटर, CGS यूनिट रहता है इसका सेंटीमीटर। दोनों का यूनिट सेम है, मीटर सेंटीमीटर। मीटर इज द SI यूनिट, MKS यूनिट एंड सेंटीमीटर आर द CGS यूनिट ऑफ बोथ द क्वांटिटीज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो अभी अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा है, स्ट्रेट डायरेक्शन A से B पर पहुंचा, स्ट्रेट डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट में लीनियर मोशन है। लीनियर मींस स्ट्रेट डायरेक्शन वाला मोशन। जब ऑब्जेक्ट में लीनियर मोशन रहता है, ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन के अलोंग में मूव होता है, तब ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी सेम मिलता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जितना डिस्टेंस रहेगा उतना डिस्प्लेसमेंट। अगर यह डिस्टेंस 5 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। वरना आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड स्मॉलर मिलता है हमेशा। किसके मैग्नीट्यूड की कंपैरिजन में? डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड की कंपैरिजन में। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बड़ा रहेगा ऑलवेज और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड छोटा रहेगा। डिस्प्लेसमेंट स्मॉलर मिलेगा और डिस्टेंस कैसे मिलेगा? बड़ा मिलेगा, या तो फिर इक्वालिटी में मिलेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल तभी रहेगा जब ऑब्जेक्ट में लीनियर मोशन रहेगा। जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग में मूव होता है तो ऐसे ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम मिलता है। कैसा मिलता है? सेम। अदरवाइज हर एक कंडीशन में आपको डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बिगर मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड स्मॉलर मिलेगा। तो यू शुड रिमेंबर ऑल दिस थिंग, द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों देखो, अगर आपने टेक्स्ट बुक परचेज किया होगा तो टेक्स्ट बुक में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कुछ एग्जांपल दिए हैं, कुछ एक्टिविटी दी है, उनको पढ़ना है और उनकी एक्टिविटी के आंसर्स आपको लिखने हैं। बहुत सारा वर्क आपको खुद होकर करना है, अंडरस्टैंड? तो आपका पहला जो टॉपिक है, अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक अवेलेबल हो गई है तो आप टेक्स्ट बुक से ये टॉपिक को एक बार और देखो, उसके कुछ एक्टिविटी सॉल्व करके रखो अपने पास में, नोटबुक के अंदर में इन सबको नोट डाउन करो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखो और इनका डिफरेंस भी लिखना है क्योंकि वो दोनों में बहुत नेसेसरी है हमारे लिए, अंडरस्टैंड? पहले इसमें डेफिनेशन, दूसरे इसमें आपको इनकी क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर, तीसरा आपको ये डिफरेंस लिखना है कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा बिगर रहता है डिस्प्लेसमेंट की कंपैरिजन में और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से हमेशा छोटा रहता है, स्मॉलर रहता है। तो ये डिफरेंस के पॉइंट भी आपको तैयार करके रखना है नोटबुक के अंदर। तो नोटबुक में क्या लिखोगे? सबसे पहले नेम ऑफ द चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन। उसमें क्या लिखना है? उसके
उसके अंदर में फिर आपको लॉज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। मोशन की डेफिनेशन मैंने आपको 7 की रिवाइज किया था, ठीक है ना, उसको पढ़ लेना, सुनना और ध्यान में रखना। लेकिन टॉपिक की राइटिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से करो। टॉपिक का नाम रखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर डेफिनेशन डिस्टेंस की, डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट की, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस से कम 3 पॉइंट आपको तैयार करके रखना है, जो ऑलरेडी हमने इस टॉपिक के अंदर में क्लियर किया है। अगर आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह अगर समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा सुनो वीडियो को, लेकिन हमारा ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपको कंप्लीट करके रखना है। अंडरस्टैंड? सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय।